हेलो एवरीवन, मैं गायत्री शर्मा और ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इतिहास के स्रोतों के बारे में। इतिहास के स्रोत मैंने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, ये उसका आगे का भाग है। पिछले लेक्चर में मैंने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग साहित्यिक स्रोतों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि कल ही मैंने बताया था कि इतिहास के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में कल मैंने खुदाई से प्राप्त अवशेष, अभिलेख और सिक्के, इन तीनों की चर्चा मैंने पिछले लेक्चर में कर दी थी। तो चलिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी विवरण। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से तात्पर्य हमारा उन स्रोतों से है जो कि कुछ लेखकों ने समय समय पर लिखकर उस समय के बारे में हमें जानकारी दी है। उसी के द्वारा हमें उस समय की समाज, उस समय की स्थिति, उस समय के रीति रिवाज, नियम, धार्मिक विश्वास, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो प्राचीन काल में जो भी हमें प्राप्त हुआ है, जो भी हम जानते हैं, वो सब पहले लिखा नहीं जाता था। पहले ये सब चीज़ें कहकर, सुनकर, स्मृति के द्वारा याद रख के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिर्फ स्थानांतरित की जाती थी, और ऐसा कई सालों तक चलता रहा, कई शतकों तक चलता रहा। और जब लिखने की प्रथा शुरू हुई तो वो पहली बार शुरू हुई थी 4वीं शताब्दी में। मतलब इतने सालों तक ये चीज़ें सिर्फ स्मृति के जरिए ही और मुख से कहकर ही ये चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। तो इस तरह के ग्रंथों में सबसे पहले जो आते हैं वो हैं धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ जो है ये मुख्यतः संस्कृत में लिखे गए हैं। जितने भी हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ मिलेंगे वो मुख्यतः उनकी भाषा क्या है? संस्कृत। अच्छा, तो ये जो संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए हैं, संस्कृत में जो हमारे पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में, उन ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम कौन सी है? तो उन पुस्तकों में सबसे प्राचीनतम है वेद। इन वेदों की रचना कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने की थी। इन वेदों की रचना किसने की थी? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। इन मुख्य 4 वेदों में सबसे पहला जो है वो है ऋग्वेद। ये इन वेदों में सबसे पुराना है। ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है जो कि उस समय की राजनीतिक, सामाजिक स्थिति और उस समय के धार्मिक विचारों वगैरह की जानकारी देता है, और हमें इतिहास का एक बहुत ही, हमारे वैदिक समाज का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है ये। वेदों में सबसे ज़्यादा अगर किसी देवता की चर्चा की गई है तो वो है इंद्र, जिनको लेकर 250 ऋचाएँ लिखी गई हैं। वेदों को की ऋचाओं को जो पढ़ते हैं उनके लिए एक विशेष शब्द का इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं होत्र। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया हुआ है जो कि सूर्य देवता या सावित्री को समर्पित है। उसमें सावित्री वर्ड का इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब होता है सूर्य। तो सूर्य देवता को समर्पित है ये गायत्री मंत्र। इसके अलावा जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था मतलब कि वैदिक समाज में 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऐसा लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के शरीर के 4 भागों से इन चारों वर्णों की रचना हुई थी। मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की और पैरों से शूद्र की। तो इस तरह से 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया हुआ है। ऋग्वेद के बाद अगला जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में मुख्यतः मंत्र और बलि के नियम दिए हुए हैं, और ये एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में ही संकलित है। इसके अलावा बाकी जो 3 वेद हैं वो सिर्फ पद्य में हैं, लेकिन एकमात्र यजुर्वेद ही है जिसमें गद्य भी मिलेगा और पद्य भी मिलेंगे। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में मुख्यतः संगीत के बारे में लिखा हुआ है। इसमें ऐसी ऋचाएँ लिखी गई हैं जिनको हम गा सकते हैं, जिनको संगीत में पिरो के गाया जा सकता है। इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद के पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं, उद्रातृ कहते हैं। अथर्ववेद।
अथर्ववेद हमारा अगला वेद है, जिसमें मुख्यतः रोग निवारक, तंत्र मंत्र, शाप, वशीकरण, औषधि, अनुसंधान, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत विवरण दिया हुआ है। तो ये है हमारा अथर्ववेद। वेदों में जो भी लिखा हुआ है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, उसको और ज़्यादा विस्तृत रूप में बताने के लिए आगे वेदांगों की रचना की गई। ये वेदांग है मुख्यतः शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो ये 6 हमारे वेदांग हैं जो कि इन वेदों को और बढ़िया से एक्सप्लेन करने के लिए बनाए गए थे। अब आता है वेदों के बाद में जो मुख्य ग्रंथ हैं, जो जिनको धार्मिक ग्रंथ भी कह सकते हैं और ऐतिहासिक कथाएं भी कह सकते हैं, ये हैं पुराण। पुराण में ऐतिहासिक कथाओं का एक क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। जैसा कि वेद हमारे ऋचाओं का क्रमबद्ध विवरण थे, उसी तरह से पुराण हमारी ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण है। इनके रचयिता थे लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराण कुल 18 है। पुराणों की संख्या टोटल 18 है। पुराणों में मुख्यतः कुछ पुराण ऐसे हैं जिनमें राजाओं की वंशावली दी गई है। उसमें परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश के बारे में दिया गया है और ऐसा कहा जाता है कि जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक है। इसके अलावा वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में और विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में दिया हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि स्त्रियों और शूद्रों को वेद या वेदांगों को पढ़ने की, उपनिषद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्हें पुराण पढ़ने की अनुमति थी। तो स्त्रियां और शूद्र पुराण पढ़ सकते थे। इसके बाद आता है स्मृति। स्मृति जो है ये एक तरह के जो है कानून की लेखा जोखा होता था, मतलब उसमें नियम लिखे हुए थे, समाज को कैसे चलाना है, तो उनको हम स्मृति बोलते हैं। स्मृति लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के बीच में लिखी गई थी, जिसमें समाज के नियम, राजा और प्रजा के लिए क्या नियम होने चाहिए, उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये सब स्मृतियों में लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए जो सबसे मुख्य स्मृतियाँ हैं उनमें एक आती है मनुस्मृति, जो कि शुंग काल के बारे में है, जो कि शुंग काल के इतिहास के बारे में बताती है। दूसरी है नारद स्मृति, जो कि गुप्त काल के इतिहास के बारे में बताती है। तो इस प्रकार से देखिए, वेद हो, पुराण हो या स्मृतियाँ हो, ये हमें इतिहास के विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी देती है। जो इतिहास हम आज पढ़ पा रहे हैं वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारे सामने आज है। इसके बाद आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य मुख्यतः पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध साहित्य की भाषा क्या थी? पाली भाषा। तो बौद्ध साहित्य में जो एक मुख्य है वो है जातक कथाएं। जातक कथाएं हैं, ये वो कथाएं जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ दी हुई हैं। मतलब पिछले जन्म में बुद्ध ने पूर्व जो जन्म लिए थे उनमें उनका जीवन क्या था, उन्होंने क्या क्या किया, वो सब जो है उनकी जातक कथाओं में लिखा हुआ है। उनके पूर्व जन्मों की कहानियाँ लिखी हुई हैं। उसके बाद है त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की सबसे मुख्य पुस्तकें हैं। इनमें तीन किताबें आती हैं। इनमें है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों किताबें जो हैं, ये तीनों किताब बौद्ध धर्म का सार हैं। इसमें गौतम बुद्ध के विचार, उनकी शिक्षाएं और जो उनके भिक्षु भिक्षुणी हैं उनको कैसे अपना आचरण करना है, कैसे रहना है, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है, वो सब लिखा हुआ है। और उसके अलावा बुद्ध की जो सारी शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को एक जगह संकलित करके उनको विस्तृत रूप में बताया गया है इन्हीं तीनों त्रिपिटक में। कथावस्तु जो है ये बौद्ध साहित्य की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, किंतु ये हीनयान बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। हीनयान बौद्ध धर्म की पुस्तक है और इसमें बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन दिया हुआ है, मतलब उनके जीवन के बारे में बताया गया है। अगली पुस्तक जो है वो है हमारा, अगली जो साहित्य है वो है हमारा जैन साहित्य। जैसे कि बौद्ध साहित्य पाली भाषा में था, जैन साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में था। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि प्राकृत भाषा जो है वो सबसे पुरानी लिपि है। सबसे पुरानी भाषा क्या है? प्राकृत भाषा, जो पढ़ी जा सकी। तो उसमें मुख्य है जैन साहित्य। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में ही लिखा गया था। तो जैन साहित्य में मुख्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं? पहले हैं आगम, दूसरे हैं कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में मुख्यतः जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में दिया हुआ है, मतलब उसके जो जैन धर्म के तीर्थंकर वगैरह आए थे उनके बारे में, जैन धर्म कैसे शुरू हुआ, तो उन सब का जो है डिटेल्स दी हुई है कल्पसूत्र में।
उसके बाद एक और मुख्य पुस्तक है जैन धर्म की, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृति के बारे में दिया हुआ, मतलब उनके जीवन की पूरी व्याख्या की हुई है। इसके अलावा भगवती सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर 16 महाजनपदों का पूरा उल्लेख किया हुआ है। तो इस तरह से देखिए, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से भी हमें इतिहास की काफ़ी जानकारी होती है। इसके बाद आते हैं, ये तो थे हमारे धार्मिक ग्रंथ जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो कि ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिनसे हमें इतिहास का पता चलता है, वो किसी धर्म के ग्रंथ नहीं है। तो ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथों में जो सबसे मुख्य है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम से आपको लग रहा होगा कि ये अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई पुस्तक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पुस्तक है पॉलिटी की, राजनीति शास्त्र की पुस्तक है ये। इसको लिखा था चाणक्य। चाणक्य का एक और नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने ही अर्थशास्त्र को लिखा था। अर्थशास्त्र से मुख्यतः हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें राजनीति के बारे में लिखा गया है। कि शासन को कैसे चलाना है, कूटनीति कैसे करनी है, किस तरह से राजा को आचरण करना चाहिए, किस तरह से प्रजा में शासन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र में दी हुई हैं। अगली जो हमारी मुख्य पुस्तक है वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाख दत्त ने। विशाख दत्त की इस पुस्तक में भी मौर्यकालीन इतिहास की ही जानकारी मिलती है। इसके अलावा राजतरंगिणी, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसे लिखा था कल्हड़ ने। कल्हड़ ने जब राजतरंगिणी लिखी थी तो इसमें उन्होंने लिखा था कश्मीर का इतिहास, और यही वो पुस्तक है जो हमें ये जानकारी देती है कि कश्मीर जो राज्य है उसकी स्थापना की थी अशोक ने, राजा मौर्यकालीन सम्राट अशोक ने। उसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय, 8 अध्यायों का समूह, इसलिए इस पुस्तक का नाम रखा गया अष्टाध्यायी। इस पुस्तक में 8 अध्याय हैं। ये पुस्तक लिखी थी पाणिनि ने, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये पुस्तक संस्कृत भाषा की सबसे पहली ग्रामर है। इस पुस्तक से हमें मौर्य काल के पहले के इतिहास के बारे में जानकारी होती है कि मौर्य काल के पहले कैसा था, क्या सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, उस समय के काल के बारे में हमें अष्टाध्यायी से जानकारी मिलती है। अगली जो पुस्तक है वो है अमरकोश। अमरकोश एक शब्दावली है, एक डिक्शनरी है। ये समझ लीजिए सबसे पुरानी डिक्शनरी है ये, जिसे लिखा था अमर सिंह ने। उसके बाद अगली पुस्तक है कवि राजमार्ग, जिसे लिखा था अमोघवर्ष ने। गार्गी संहिता जो कि एक ज्योतिष का ग्रंथ है, और इसमें यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है कि यवन लोगों का आक्रमण जो है वो कब और किस स्थिति में भारत में होता है, उसका पूरा उल्लेख जो है गार्गी संहिता में मिलता है। यवन आक्रमणों का एक उल्लेख गार्गी संहिता में प्राप्त होता है हमें। अगली पुस्तक है महाभाष्य। महाभाष्य लिखी थी पतंजलि ने। महाभाष्य से हमें शुंग काल के इतिहास की जानकारी होती है। बुद्धचरित लिखी थी अश्वघोष ने। हर्षचरित वाणभट्ट ने, जो कि हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, हर्षवर्धन की जीवनी है, उसको लिखा था वाणभट्ट ने। इसके अलावा कालिदास की जो पुस्तकें हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मालिकाग्निमित्रम, ये जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों से हमें उस समय, ये ऐतिहासिक पुस्तकें नहीं हैं, ये बस कहानी की पुस्तकें हैं, लेकिन कहानियाँ जो होती है वो भी समाज का आईना होती है। जैसे कि आज हम फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो कि समाज में हो रहा है, जो हमारे चारों तरफ हो रहा है वही फिल्मों में दिखाया जाता है। उसी तरह से उस समय की जो ये कहानी की पुस्तकें हैं जो कालिदास जी ने लिखी थी, वो भी उस समय के इतिहास का, उस समय के समाज का एक प्रॉपर विवरण देती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विदेशी विवरण में। विदेशी विवरण जो है ये उन लोगों के द्वारा लिखा गया है जो यहाँ पे या तो यात्रा के लिए आए थे, या तो पढ़ने के लिए आए थे, या तो किसी धर्म वगैरह के खोज या छानबीन करने के लिए आए थे, या कुछ जानकारी लेने के लिए आए थे। तो उनको हम बोलते हैं विदेशी। वो विदेशी यहाँ आए और उन्होंने जो देखा वो उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा। तो उससे भी हमें भारत के लिए बारे में बहुत ही विश्वसनीय और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। विश्वसनीय इसलिए क्योंकि उस समय क्या होता था, जो राजा थे, विभिन्न इतिहासकार, लेखक राजा के दरबार में रहते थे। अब राजा कुछ भी करे, मान लीजिए कि उसने कोई युद्ध वो हार भी गया, तो वो लोग कभी नहीं लिखेंगे कि इस राजा ने ये युद्ध ये राजा हार गया। वो हमेशा उसे बढ़ा चढ़ा कर ही लिखते थे।
जितना भी था उसको वो हमेशा बढ़ा चढ़ा कर लिख देते थे, जिसकी वजह से वो उतने विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं। किंतु जो विदेशी विवरण है, वो लोग यहाँ आए, उन्होंने जो देखा वो वापस अपने देश गए और उन्होंने जाके उसे अपनी पुस्तकों में लिखा। तो उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं था, उनको किसी चीज़ का लालच नहीं था, तो उन्होंने जो देखा उन्होंने सिर्फ वही लिखा। इसलिए इनकी जानकारियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और विश्वसनीय भी मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, इन्होंने कुछ भी इसमें बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा है। तो इन विदेशी विवरण में सबसे मुख्य कौन है? सबसे मुख्य यहाँ पे वैसे हैं हमारे फाहियान और भेनसांग, लेकिन शुरुआत में यहाँ जो सबसे पहले भारत का विवरण जहाँ दिया गया था वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत और फारस के संबंध 5वीं सदी पूर्व ईसा पूर्व में जो थे वो उसमें हिस्टोरिका पुस्तक में उन्होंने लिखे हैं, लेकिन ये पुस्तक ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हेरोडोटस कभी भारत नहीं आए, उन्होंने जो सुना, जो वहीं से जो जाना वो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिख दिया, तो उनके पास जो भी उन्होंने लिखा उसका उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए हम इस पुस्तक को ज़्यादा विश्वसनीय नहीं कह सकते हैं। अगली जो पुस्तक है ये है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज ने जो इंडिका पुस्तक लिखी वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यहाँ आकर उन्होंने जो भी देखा, समाज देखा, भारत की स्थिति देखी, वो सब उन्होंने इंडिका पुस्तक में लिखा है। तो इस पुस्तक में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का एक व्यापक विवरण मिलता है। इसके अलावा टॉलमी की भारत की भूगोल, ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें उन्होंने भारत के पेड़ पौधे, पशुओं, खनिज पदार्थ आदि का विवरण दिया हुआ है। उसके अलावा एक और पुस्तक है जो भारत के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देती है, लेकिन इस पुस्तक के लेखक की जानकारी नहीं। ये पुस्तक एनोनिमस है। इस पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन सी मतलब होता है रेड सी। एरिथ्रियन मीन्स रेड सी। तो यहाँ पे रेड सी से होते हुए भारत की तरफ जो व्यापार होता था, बंदरगाह वगैरह, वहाँ के जो व्यापारिक संबंध थे भारत के, वो सब पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में लिखा हुआ है। उसके अलावा जो अगले महत्वपूर्ण विदेशी थे वो थे फाहियान, जो भारत की यात्रा पे आए थे, विदेशी यात्री। वो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में और उन्होंने उस समय के मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का एक प्रॉपर विवरण अपनी पुस्तक में दिया हुआ है। उसके बाद ह्वेनसांग जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, वो उनकी पुस्तक का नाम है सीयूकी। ये आए थे राजा हर्षवर्धन के दरबार में और इस सीयूकी पुस्तक में उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो जो जगह वो गए उसके द्वारा उन्होंने 138 देशों का विवरण उन्होंने दिया हुआ है और उस समय वो हर्षकालीन समाज और धर्म और राजनीति का विवरण अपनी पुस्तक में इन्होंने दिया है। तो राजा हर्ष के दरबार में आए थे 629 ईस्वी में और ये यहाँ लगभग 15 से 16 साल यहाँ रहे और उस समय इन्होंने यहाँ जो भी देखा, जो भी सीखा, वो सब चीज़ें उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी। तो भारत के समाज को उन्होंने काफ़ी संपन्न बताया है और यहाँ पे काफ़ी सेफ बताया है कि यहाँ पे रास्ते वगैरह काफ़ी सेफ होते थे। तो ये सब चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया और काफ़ी बड़ाई की है भारत की। अगले लेखक जो हैं वो हैं अल-बरूनी। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और उसके बाद फिर ये इनको भारत इतना पसंद आया कि ये वाराणसी में जाके वहाँ पे इन्होंने संस्कृत सीखी और उसके बाद इन्होंने पुस्तकें लिखी और उनकी इन पुस्तकों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है किताब-उल हिंद, जिसको तहकीके हिंद या भारत की खोज भी कहते हैं। इस पुस्तक में इन्होंने भारत के धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल, कीमिया, सामाजिक जीवन, मापन पद्धतियाँ आदि का पूरा विवरण दिया हुआ है। तो इतना विवरण इन्होंने दे दिया कि ये पुस्तक आज इतिहासकारों के लिए इतनी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इस पुस्तक के द्वारा उन्हें भारत के बारे में बहुत ही अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। अगले जो महत्वपूर्ण विदेशी यात्री थे वो हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रिहला। रिहला पुस्तक लिखी थी इब्न बतूता ने और इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे और यहाँ पे उन्होंने 14वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक संस्कृति के बारे में लिखा है। मतलब भारत के समाज जो 14वीं सदी में था तुगलक वंश के दौरान, वो इन्होंने अपनी पुस्तक रिहला में उसका उल्लेख किया हुआ है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आते हैं आज के क्विज़ में। तो आज का क्विज़ ये रहे आपके सामने आज के क्विज़ के प्रश्न। भारत का प्राचीनतम धर्मग्रंथ कौन सा है? भारत का प्राचीनतम धर्मग्रंथ कौन सा है? गद्य और पद्य
दोनों में ही लिखा गया वेद कौन सा है, उस वेद का नाम बताइए जो कि गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है और उनकी रचना का श्रेय किसे जाता है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है और इन पुराणों की रचना किसने की थी। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां एक पुस्तक में लिखी हुई हैं, उस पुस्तक का नाम क्या है। भगवती सूत्र एक पुस्तक है, ये किस धर्म से जुड़ी हुई है, कौन से धर्म की पुस्तक है ये। राजतरंगिनी पुस्तक जो है ये कहाँ के इतिहास का वर्णन देती है, कहाँ के इतिहास का विवरण देती है और इसके रचयिता कौन है। हर्षचरित की ये पुस्तक किसने लिखी थी, ये राजा हर्ष की जीवनी है, तो इसको किसने लिखा था। इंडिका किसकी पुस्तक है और इससे हमें किस काल की जानकारी प्राप्त होती है। ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था। अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है। तो चलिए आज के क्विज के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपना स्कोर ज़रूर लिखिए। आगे आते हैं, पिछले दिन के क्विज के आंसर्स मैं बता देती हूँ, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। किसी भी पुरातात्विक अवशेष की उम्र हमें किस चीज़ से ज्ञात होती है, मतलब किस पद्धति के द्वारा हम लोग किसी पुरातात्विक अवशेष की उम्र ज्ञात करते हैं। दक्षिण भारत में खुदाई में मिली पत्थर के बड़ी बड़ी कब्र हैं, तो उन कब्रों का नाम क्या है। अभिलेखों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, मतलब अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है। प्राचीनतम पढ़ी जा सकी भाषा कौन सी है। किसका उपयोग भूदान और राजस्व संबंधी घोषणा के लिए होता था। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किस अभिलेख में हुआ है और इसे किसने बनवाया था। सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में है और इसका ये लिखित साक्ष्य हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे और रोमन सिक्के जो है हमें किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए ये रहा पिछले दिन का क्विज, पिछले लेक्चर का। अब इसके आंसर्स हम देख लेते हैं। तो चलिए पिछले क्विज के लेक्चर के आंसर्स देख लेते हैं। तो पिछले क्विज के लेक्चर में जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर होगा किसी भी पुरातात्विक स्थल के अवशेष की उम्र हम रेडियो कार्बन C14 डेटिंग से पता करते हैं। दक्षिण भारत में खुदाई में मिली बड़ी पत्थर की कब्र, इसको बोलते हैं मेगालिथ। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। प्राचीनतम पढ़ी जा सकी भाषा प्राकृत है, जो कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास पढ़ी गई पुरानी मानी जाती है। भूदान और राजस्व संबंधी घोषणा ताम्रपत्रों पे की जाती थी। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है, जो कि कलिंगराज खारवेल ने बनवाया था। एरण अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने जारी किए थे और रोमन सिक्के पहली बार प्राप्त हुए जहां से उस जगह का नाम है अरिकेडू नाम की जगह से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। इस लेक्चर की PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड जय हिंद।